अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, जुमे को जो बजट आया उसके ऊपर काफ़ी जगह से तनकीद भी हो रही है और ज़्यादातर लोग उसे सराह भी रहे हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हुकूमत की माशी पॉलिसीज़ की मुखालफत करते थे या उन पर तनकीद करते थे, उनका भी ये ख्याल है कि ये बजट इस दफ़ा आवाम दोस्त भी है, किसान दोस्त भी है, बिजनेस फ्रेंडली भी है और सबसे ज़्यादा अहम बात यह कि जो मुलाजिम तबका लोग हैं उनके लिए भी ये काफ़ी साजगार बजट इस दफ़ा पेश किया है वफाकी हुकूमत ने। पंजाब का बजट भी आज आ गया और उसके मुतालिक भी आम राय यही है कि बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया है इन द गिवन रिसोर्सेज। और खासतौर पे वफाकी बजट जो है वही बेसिकली बेसिस ले करता है सूबाई बजट्स के लिए और उसी को फॉलो करते हुए पंजाब का बजट भी हमने देखा। और तनकीद बराए तनकीद तो हो रही है, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। एक खास तौर पर जब से हम बजट कवर करते आ रहे हैं, अब तकरीबन कोई 25 साल से ज्यादा अरसा हो गया है बजट कवर करते हुए, और जो ऑपोजिशन का एक जो हमेशा से एक रिटोरिक समझ लें कि एक पेट जो मुखालफत होती थी वो यही होता था कि जनाब ये अमीर को अमीर करने के लिए और गरीब को गरीब करने के लिए ये बजट है। और इस दफा भी ऑपोजिशन का यही ख्याल है कि जनाब ये सरमायादार तबके के लिए, अमीर तबके के लिए ये बहुत ही अच्छा बजट है, लेकिन गरीब आदमी के लिए ये इतना अच्छा बजट नहीं है, क्योंकि जितनी भी पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं वो अल्टीमेटली ट्रांसलेट करेंगे महंगाई की तरफ। और जिसमें खासतौर पर यह कहा जा रहा है कि चोकर पे अगर आपने सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है तो इसका मतलब है कि जो आटे की बोरी है वो भी महंगी होगी। चीनी के ऊपर अगर आपने कोई पॉलिसी डिसीजन लिया है तो उसका तकरीबन कहा यह जा रहा है कि अगर 105 रुपए या 110 रुपए किलो चीनी है तो उसमें 5 रुपए मजीद इजाफा हो जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ चीजों में भी कहा जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो किसान के लिए ये इस वक्त बहुत बल्कि शौकत तरीन साहब बजट देने से पहले भी ये कह रहे थे कि जो बजट 2021-22 होगा वो किसानों के लिए होगा, किसान से होगा और किसान की बेहतरी के लिए होगा। तो वो यकीनन हमें बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आई हैं। अब लेकिन देखना यह है कि जो इनपुट्स हैं, इनपुट कॉस्ट अगर कम होगी तो किसान खुशहाल रहेगा। और इस दफा यकीनन किसान बहुत खुशहाल रहा है, उसको अपनी जो उसकी पैदावार थी उसको उसकी अच्छी कीमत मिली और सबसे अहम बात बर वक्त मिली। अब मुख्तलिफ आरा हैं। ऑपोजिशन का ख्याल है कि जनाब जो इस दफ़ा पेट्रोलियम लेवी का टारगेट रखा गया है, इसके अगर इसको सामने रखा जाए तो ये गलत कहना नहीं होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 120 रुपए फी लीटर से भी ऊपर जा सकती है। और आज ही समरी मूव की गई है। अब प्राइम मिनिस्टर देखते हैं कि कितना इजाफा करते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से इजाफा प्राइम मिनिस्टर ने नहीं होने दिया, बावजूद इसके कि आलमी मंडी में ब्रेंट की जो कीमत है वो ऊपर जा रही थी। और अभी भी कहा जा रहा है कि 4 रुपए कुछ पैसे फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया और 3 की तजवीज़ दी गई है, समरी तैयार की गई है। और डीजल के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि उसमें भी इजाफा करने की समरी तजवीज़ की गई है। लेकिन अब देखना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इसको कैसे हैंडल करते हैं, क्या फैसला करते हैं। लेकिन अगर पीडीएल अगर पैसा कमा लेंगे तो हो सकता है कि उनको ये इजाफा करने की ज़रूरत ना पड़े, तो वहाँ से वो उसको जो है वो कंपनसेट कर सकते हैं। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का जब इजलास शुरू हुआ तो एक ट्रेडिशन है कि बजट पर जो बहस है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आकर उसका आगाज करते हैं। और आज हमने ये देखा कि अभी मियां शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर का आगाज किया ही था कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से शोर शराबा शुरू हो गया और वो उस नहज तक पहुंच गया कि स्पीकर साहब को 20 मिनट की ब्रेक करने का फैसला करना पड़ गया। लेकिन उसके बाद वो सेशन दोबारा कॉल नहीं हुआ। 20 मिनट की ब्रेक जो है वो शाम 6:30-7 बजे तक, 7 साढ़े 7 बजे तक एक फैसला आया कि जनाब अब सेशन कल होगा और वो अब कल 4 बजे होगा।
ऑपोजिशन के मेंबरान का खिलाफ है कि अगर अभी बिस्मिल्लाह से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बिस्मिल्लाह से जो बहस आगाज की बजट पर, उससे इतनी तकलीफ हुई है हुकूमती बेंचेस को, तो जब मियां नवाज शरीफ साहब एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपनी तकरीर पूरी करेंगे तो फिर इनका क्या रद्द अमल होगा। ये सारी सूरत हाल चल रही थी। आज निजी टीवी पर मैं सुन रहा था, अली जैदी साहब कह रहे थे कि अब ये ऐसा ही होगा, हम भी शोर मचाएंगे, क्योंकि इन्होंने बजट की तकरीर में बाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए ऑपोजिशन ने हमारे लीडर ऑफ द हाउस के लिए, यानी कि वजीर आजम इमरान खान के लिए, और ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। ये माजरत करे ऑपोजिशन और ये वादा करे कि आइंदा इस तरह का रवैया नहीं रखेगी, तो हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की भी तकरीर आराम से सुनेंगे। आम तासुर यह है कि अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बहस का आगाज करते हैं बजट के, खास तौर पर बजट तकरीर के ऊपर, तो ट्रेजरी बेंचेस, हुकूमती बेंचेस उनको उसको तहम्मुल से सुनते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको अगर वो इनकॉर्पोरेट ना भी करना चाहें, लेकिन उसका जवाब जरूरी होता है जो हुकूमती बेंचेस ने देना होता है, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर को बहुत अहमियत हासिल होती है। और यह भी कहा जाता है कि यह हुकूमत की ही बेसिक जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने ऐवान की कार्रवाई किस तरह चलानी है, किस तरह चलने देनी है। कोरम मेंटेन करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और जो ऐवान में कार्रवाई है उसको भी चलाना हुकूमती बेंचेस की कार्रवाई होती है। और अगर हुकूमत ही इस किस्म का, जो कि बेसिकली ऑपोजिशन का खासा होता है किसी भी हुकूमत में, अगर हुकूमत भी उसी तरह का रवैया इख्तियार कर ले तो फिर हाउस का चलना मुश्किल हो जाता है, जो आज हमने देखा। कहा यह जा रहा है कि उसके बाद बहुत मुशावरत की गई और फिर एक जो है वो एसओपी तैयार की गई है जो अपोजिशन को भेजी गई है, कि जिसमें कहा गया है कि जनाब अपोजिशन इस बात की गारंटी करे कि जब हुकूमती बेंचेस से लोग तकारीर करेंगे तो वो शोर नहीं मचाएंगे, तो फिर हम भी गारंटी देते हैं कि हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तकरीर सुनेंगे। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का डिसीजन लिया गया है कि नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, और अब तो हालत यह है कि गाली गलोच तक चले गए थे मामला, तो जिस पर आज ये तय हुआ है। अब देखते हैं कि कल आने वाले सेशन में क्या रवैया रहता है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, पंजाब का बजट तो सामने आ गया, और लेकिन एक और दरखास्त भी स्पीकर पंजाब असेंबली के पास चली गई मियां जलील शर्कपुरी साहब की जानिब से, जो कि PMLN के नाराज जो ग्रुप है उसको लीड करते हैं, उनकी जानिब से एक दरखास्त चली गई है चौधरी परवेज इलाही साहब को कि जी जनाब आप हमारे बेंचेस जो हैं वो अलहदा कर दें ऑपोजिशन की तरफ से, यानी कि PMLN जो कि जिसकी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमजा शहबाज कर रहे हैं, उनसे वो अब उन्होंने अलहदगी की दरखास्त दे दी है। अब देखना यह है कि वाकई क्या PMLN में तोड़ फोड़ होगी या नहीं। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी, आपके वक्त का भी। और हम तवक्को कर रहे हैं कि PMLN के डॉक्टर निसार चीमा साहब ने भी हमें कहा था वो भी ज्वाइन करेंगे स्टूडियो में, और अहमद यार हिराज साहब जो कि चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर मुआयना कमीशन के, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे। फर्रुख सलीम साहब, ज़रा ओवरव्यू अगर आप क्विकली बजट के हवाले से दे दें कि ये जो तनकीद आ रही है ये क्या जायज़ है, क्योंकि अब ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट, मैं अगले दिन डॉक्टर इशफाक साहब को सुन रहा था जो कि बहुत बड़े नाकिद रहे हैं इन मौशी पॉलिसीज़ के पिछले 2-2.5 साल में हुकूमत की, लेकिन उन्होंने भी तारीफ की है। तो आप अपना ज़रा इंडिपेंडेंट व्यू दें बजट 2021 के 21-22 के हवाले से। थैंक यू वजीर साहब। देखिए, बजट जब आता है सियासी पहलू होता है, एक माशी अंतर होता है सियासी। हमने देखा है कि पिछले 8, 10, 12 सालों से बजट से पहले आप देख लीजिए कि हर हुकूमत ये क्लेम करती है कि ये अवाम दोस्त बजट है, ये गरीब दोस्त बजट है, ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है। इस दफा वाले बजट के ऊपर बहुत दफा कहा गया कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, हमारा फोकस जो है वो ग्रोथ के ऊपर होगा। तो नारे तो बेशुमार लगते हैं, जो मैंने देखे हैं, एक तो
सेल्फ असेसमेंट के हवाले से वजीर खजाना साहब ने जो बयान दिया है कि आप गोशवारा अगर टैक्स का अपना जमा करवाते हैं तो उसको असेसमेंट ही समझा जाएगा, अगर उसका ऑडिट करवाना होगा तो वो थर्ड पार्टी के पास जाएगा। मेरा ख्याल है ये बड़ा मस्बत कदम है इन द राइट डायरेक्शन। विद होल्डिंग टैक्सेस जो हैं बहुत किस्म के, उनमें शरह में भी कमी की गई है, कुछ जो है वो विद होल्ड वो खत्म कर लिए गए हैं, विड्रॉ कर लिए गए हैं। देखिए हमारा जो टैक्स का निज़ाम है उसमें तकरीबन कोई 6 दर्जन मुख्तलिफ किस्म के यूनिक टैक्सेस हैं और कोई 3 दर्जन ऐसी हुकूमती इदारे हैं जो वो टैक्स कलेक्शन करते हैं। तो उसमें को उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है। कैपिटल गेन्स टैक्स आपने सुना कि उसको उसमें कमी लाई जा रही है। और एक इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से जो खबर सामने आई कि जो लोन लेने की, जो कर्जाजात लेने की रफ्तार इतनी तेज थी पीटीआई हुकूमत के दौरान, पिछले कोई 2.5 साल के दौरान, वो आखिरी क्वार्टर में आके कहीं स्लो डाउन हुई है। इसका मतलब ये है कि जिस रफ्तार से कर्जे लिए जा रहे थे वो रफ्तार कम हो गई है, कर्जे अभी भी बढ़ रहे हैं। जो दूसरा नुक्ता मेरे जहन में आता है वो ये है कि एक हुकूमती बजट है जो हुकूमत पेश करती है, और दूसरा घरेलू बजट होता है जो पाकिस्तान के खानदान है, आपका घर हो मेरा घर हो, हम अपना एक घरेलू बजट बनाते हैं। अब क्योंकि गरीब मुल्क है, 80% पाकिस्तानी जो है वो 80% अपनी आमदन जो है वो खाने की चीजों के ऊपर खर्च कर देते हैं। तो आटे की कीमत, चीनी की कीमत, बिजली का बिल, अब जो कौमी बजट सामने आ रहा है, मैं सोच रहा था कि उसका घरेलू बजट से कतई कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब टनों के हिसाब से अदाद शुमार आपके ऊपर मेरे ऊपर फेंके जा रहे हैं, लेकिन मैं जब घर पे बजट बनाता हूं मैं देखता हूं कि 4 बच्चे हैं, बीवी है, आटा खरीदना है, चीनी खरीदनी है, महीने के आखिर में बिजली का बिल आएगा। ये जो बजट पेश किया गया और फिर आप लोग टेलीविजन वाले जो पिछले 3 दिनों से मुसलसल हमें और मजीद अदाद शुमार दे रहे हैं, इन दोनों का कोई आपस में जमीन साहब रिश्ता नहीं बनता। रिश्ता नहीं बनता और यकीनन वो कहते हैं कि इट्स फार फ्रॉम द रियलिटी, कि अगर वही जो आपने बात की, और ख़ास तौर पे ये भी रीज़न है कि जो कुछ ऐसे सेल्स टैक्स लगाए जा रहे हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा आपकी जेब के ऊपर। हमीदुल्लाह जान आफरीदी, आपने भी काफ़ी सारे बजट्स देखे, बजट आए गए मुशर्रफ दौर में भी, उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में भी। क्या डॉक्टर साहब का ख्याल है कि हाँ रोजी पिक्चर है, नंबर्स में ग्रोथ ओरिएंटेड हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगेन वो कहते हैं कि इट्स फार फ्रॉम योर पॉकेट? देखें ज़मीर, बेसिकली तो सारी पाकिस्तान की आंखें जब बजट का नाम आता है और बजट सेशन होता है तो आम आवाम को क्या रिलीफ मिल रही है, बेसिकली हर आदमी का फोकस इस बात पे होता है। बजट हर मुल्क पेश करता है, लेकिन बुनियादी तौर पे हमारे मुल्क में ये देखा जाता है कि आम आदमी को या बिलो पॉवर्टी लाइन के आदमी को उसमें क्या रिलीफ मिल रहा है। कि बड़े दावे हैं कि हमारा स्टैटिस्टिक्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ रही है, जीडीपी इंप्रूव हो रहा है, लेकिन उसका आम आदमी पे इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। जीडीपी की ग्रोथ के मुताबिक अगर इनका इन्फ्लेशन देखें तो बात उधर की उधर ही आ जाती है कि आम आदमी को उसमें क्या रिलीफ मिल रहा है। इस बजट में भी अगर देखें, मैं तो ये समझता हूं कि ये अमीर से अमीर करने वाली बात है और गरीब को मजीद गरीब करने वाली बात है। इसमें ज़्यादातर इंडस्ट्री को, नई इंडस्ट्री को उनको रिलीफ मिली है, फार्मास्यूटिकल को इसमें रिलीफ मिली है। आई होप कि वो ट्रिकल डाउन होगी और दवाइयों पे और उन चीज़ों पर भी उसका असर पड़े। लेकिन जनरली अगर हम देखें, अगर आप जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनका इंक्रीज 1 से 15 ग्रेड तक अगर 10% है, लेकिन 15 से अबव ग्रेड का ज्यादा इंक्रीज कर दिया है उन्होंने। नहीं, 10% है अक्रॉस द बोर्ड तनख्वाहों में। जो अलाउंसेस हैं, अलाउंसेस 1 से 19 तक बढ़ाए हैं, 25 के पे के लिहाज से फिर उनकी 10%, तो 5 ग्रेड का बेसिक क्या होगा और फिर 20 ग्रेड का बेसिक क्या होगा। तो इवेंचुअली तनख्वाहें उनकी ज्यादा बढ़ी हैं, आम गरीब आदमी की तो नहीं। और अगर महंगाई से को रिलेट करें तो वो तो माइनस में चली जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि 6% और 11% तो आप खुद देख लें कि उसका इंपैक्ट तो फिर आएगा इन लोगों पे। तो बज़ाहिर मेरे ख्याल से कि आम आदमी बजट से खुश नहीं है, उनको वो समझते हैं कि इनको कोई रिलीफ नहीं मिली बजट से।
और गवर्नमेंट को भी इश्यूज होंगे, इतनी बोरिंग्स की हुई है, IMF का भी प्रेशर है उनके ऊपर। वो तो उसको बिल्कुल उन्होंने इस दफा कम कर दिया। ये जितनी मिन्नतें की होंगी वो उन्हीं को पता होगा कि मतलब लिटरली उन्होंने कहा होगा कि इलेक्शन के साल आ रहे हैं, हमें भी थोड़ा सांस लेने दें। लेकिन ये बजट जो है, इनसे मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आवाम में इनको पजीराई नहीं मिलने वाली। अहमद यार हिराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद यार हिराज साहब, एक तो पहले आपने, मुझे नहीं मालूम आपने डॉक्टर फरूख सलीम साहब की गुफ्तगू सुनी कि नहीं। उनका ये ख्याल है कि यकीनन बहुत अच्छे तबसरे भी हो रहे हैं, अच्छे आदाद शुमार की भी बात की जा रही है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट भी हो सकता है, लेकिन उनका फिर ये ख्याल है कि इट्स फार फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द मतलब कॉमन मैन या गरीब आदमी की जेब से बहुत दूर है ये बजट अभी भी। क्या कहते हैं अहमद यार हिराज साहब? अहमद यार हिराज साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। हेलो जी अहमद यार हिराज साहब। जी, देखिए जी, बात यह है कि अभी मैं सुन रहा था ये जो गुफ्तगू हो रही है बजट के ऊपर। अब मुझे ये या तो बताए ना, ये जो हमारी दूसरी जमातों वाले भाई हैं जो PTI से बाहर बैठे हैं, अपोजिशन में बैठे हैं, ये हमें बता दें कि इस बजट में क्या होना चाहिए था, या अगर ये बनाते तो ये क्या बनाते। अच्छा, बाकी ये कि जो पिछले हम बार बार एक बात करते हैं और अक्सर लोग फिर कहते हैं जी आप हट के पिछली हुकूमतों पर तनकीद शुरू कर देते हैं। सूरत हाल तो शुरू तो वहीं से हो रही है ना कि PTI को मईशत कैसी मिली, PTI को मुल्क कैसा मिला, PTI को फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी मिली, और उसके बाद 2 साल उसको सही करने में लगे। अब आगे ग्रोथ बजट है, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी इंशाल्लाह होगा। और जिस तरह ये सारे कहते थे जी कि माइनस में ग्रोथ जा रही है, तो यकदम साल के एंड पे जब हिसाब हुआ तो पता चला है ना कि वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ। इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, हमारा हमसाया मुल्क जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, और पाकिस्तान इस वक्त 4% ग्रोथ पे पहुंच चुका हुआ है। ये इतने दावे और इतनी तनकीदों के बाद नतीजा ये निकला है कि वी आर एक्चुअली इन ग्रोथ फेज। अच्छा, ये इसको भी नहीं मानते थे ना पिछले साल तक, आपको याद है, बल्कि चंद महीने पहले तक प्रोग्राम्स यही हो रहे थे कि पाकिस्तान की ग्रोथ 1% से कम आ रही है, विच इज एक्चुअली अराउंड 4%। अच्छा, इसी तरह से ये अब यही वाली बात हो रही है कि जी गरीब आदमी को, आम आदमी को इसका क्या फायदा होगा। आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। अभी ये एक बजट डॉक्यूमेंट है, ये इस डॉक्यूमेंट की वजह से जो एक्टिविटीज जनरेट होनी है उसका फायदा पहुंचेगा। अब आज पानी छोड़ते हैं किसी नहर में, उसको आगे टेल तक पहुंचते पहुंचते कुछ दिन लग जाते हैं। यूं नहीं हो सकता कि आज बजट पेश हो और कल उसके समरात जो हैं वो आवाम तक। अहमद यार हिराज साहब, यही सवालात के कुछ ऐसी मेयर्स हैं जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी चीजें, मतलब खासतौर पे आटा और चीनी की कीमतें मजीद महंगी हो जाएंगी, और यही दो वो कमोडिटीज हैं जिसके हवाले से आपके कमीशन भी आए, इंक्वायरी कमीशंस भी आए, और इस पर भी मजीद डॉक्टर निसार चीमा साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब कोई कमेंट, क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, इसलिए जरा बजट को जरा थोड़ा सा समाप्त कर दें। देखिए, मेरी सब गुजारिश ये है कि आज ये जो बजट पेश किया गया था कल, आज उसके बारे में एक फिक्रा भी लीडर ऑफ द अपोजिशन का हुकूमत वो उस पर भी बात होनी है जी, उस पर वो बाकायदा एक मतलब इस ब्रेक के बाद उसी पे बात होगी कि क्या रवैया था कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। मुझे सिर्फ बजट के अंदाजा होता है कि ये कितने खोखले इनके नारे हैं। जो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि अगर अवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है या आदाद शुमार जाली है। देखें, बात यह है, इशारिये क्या होते हैं ज़मीर साहब, इंडिकेटर्स क्या हैं अच्छे बजट के, अवाम को रिलीफ मिले। मैं पूछता हूँ किस सेक्टर में कोई रिलीफ मिला है। दूसरी बात, इंडिकेटर्स ये हैं कि GDP ग्रोथ जो है वो बढ़ रही हो। हमारे दौर में जो 5.8 पे थी, जो माइनस पे चली गई इनकी नाइली और बदनिज़ामी की वजह से, अब यह है कि इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक 3.9 पे पहुँच सकी है। दूसरा इंडिकेटर क्या, इन्फ्लेशन। हमारे दौर में वो क्या थी, 4 से नीचे थी, जो आज यानी ये कि ये ट्रिपल हो चुकी है, 3 गुना। अशियाए खुर्दोनोश की कीमत जो है इससे भी ज़्यादा हो चुकी है। अंदाज़ा कर लिया। आप देखिए, आपके सामने बिजली, पेट्रोल, गैस, हर चीज़ देखें, अशियाए खुर्दोनोश। फिर आप क्या होता है इंडिकेटर, अनएम्प्लॉयमेंट। ज़मीर साहब हमारी मुल्क की तारीख में आज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा।
No doubt, फिर और बिल्कुल। क्या होता है, एक और इंडिकेटर। लेकिन उसके लिए तो कोरोना, देखिए ना, कोरोना की बहुत सारी आपके खदशात बड़े वैलिड हैं, अगर इजाजत दें, क्योंकि आप थोड़ा से ताखीर से आए एक तो आखिरी मुझे बात ब्रेक जी क्विक। देखिए बात ये है कि एक और है कि पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने लोग हैं। हमने अपने दौर में 2 करोड़ लोगों को हम ऊपर लाए, जबकि ये कि आज भी ये कि इनके दौर में इतने ज्यादा लोग नीचे गए कि आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग नीचे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर फर्रुख सलीम है हमारे साथ, उनसे भी इसके बारे में पूछ लेंगे कि क्या वाकई ऐसा है कि पॉवर्टी लाइन से लोग मजीद नीचे गए हैं, या ये ऑपोजिशन का वही एक जो है स्टाइल के तनकीद बराए तनकीद है। इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। निसार चीमा साहब, टेट फॉर टैट। नहीं, देखिए गुजारिश है कि मुझे अगर आप इजाज़त दें, मैं 1-2 चीज़ें और गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी वसातत से। चंद चीज़ों का तो मैंने जिक्र किया जो इंडिकेटर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। नेचुरली जीडीपी ग्रोथ बड़े इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी लाइन से कितने लोग ऊपर हैं नीचे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ये एक और चीज़ देखें कि क्या जिस हिसाब से तनासब से महंगाई हुई है उस हिसाब से किसी सेक्टर को रिलीफ दिया गया है? बिल्कुल नहीं। सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें पिछली दफ़ा नहीं बढ़ाई गई। इस दफ़ा जो 10% इजाफा है वो तो क्या ऊँट के मुँह में ज़ीरे के मुतरादिफ नहीं है? फिर ये देखें कि ये आप अंदाज़ा कर लें, मैं एक ज़राअत पेशा ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, मेरा हल्का ये उसमें ज़्यादातर लोग जो ज़राअत से वाबस्ता हैं, देहाती इलाका है। हालत ये है, राज साहब से पूछ लें कि डीएपी खाद जो है हमारे जो दौर में जो 25 रुपए की मिलती थी, वो एक बैग जो था, आज उसकी कीमत 6000 तक पहुंची हुई है। ये हालत है, यानी ये हर सेक्टर की ये हालत है। मैंने तो एक किसान की बात की, एक खाद की एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन इस दफा तो किसान कहीं से भी आप आवाज तो यही आ रही है, किसान खुशहाल है। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि अभी जो बजट से आने से पहले से किसने आपसे क्या दिया, किसने आपसे क्या दिया? कोई बेचारे वो जो उनकी चीखें आपको सुनाई नहीं दे रही, वो चीखें वो मार रहे हैं, आप कह रहे वो गाना गा रहे हैं। यानी हालत प्राइम मिनिस्टर को भी मिले हैं, उन्होंने कहा वो तो एक किसान उनकी चीखों को आप रो पड़े तारीफों में, उनकी चीखों को आप गाने ना समझे, उनकी आंसुओं को आप खुशी के आंसू ना समझे, तारीफ में रो पड़े। ना देखिए, दूसरी बात यह है कि इस बजट में हमने देखे जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरे मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट उससे होती है, बेशुमार प्रोजेक्ट होते हैं, ये CPEC का बेशुमार। और उसके लिए हमारे दौर में उसके लिए 1000 अरब रुपया रखा गया था। अंदाजा कर ले कि 3 साल गुजरने के बाद भी ये कुछ लेवल तक ये नहीं पहुंच सके। मैं हमेशा से इस बात की रिपोर्ट में करता हूं कि एक आखिरी चीज, तरक्याती बजट रखना और स्पेंड करना एक फर्क होता है। अगर आप रखते ही नहीं है, अगर रखते नहीं है तो आपसे क्या तवक्को है? एक आखिरी बात कि वज़ीर ख़जाना साहब अभी से ये लोगों को खुशखबरियाँ सुना रहे हैं जिनका पहली हाल बुरा है, बदहाल है, इनके जुल्म के पिसे हुए हैं बेचारे। उनको कह रहे हैं कि आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐन मुमकिन है कि इजाफा करना पड़े। आपने सुना है ना ये हालत है। उन्होंने कहा है कि जनरली महंगाई होगी। अच्छा चलें, वो अब ये बात होगी, जरा मुझे दूसरी ये बताएं कि ये टिट फॉर टैट हो रहा है। नहीं, देखिए आज हुआ, हमने देखे जो इस हुकूमत ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, बेशुमार नए रिकॉर्ड। उनमें एक नया रिकॉर्ड ये है कि जिस तरह पार्लिमानी रवायात की उन्होंने पामाली का रिकॉर्ड कायम किया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। देखें बजट स्पीच जो है उसका ये है कि इन्होंने खुद, जब यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब पेश कर रहे थे 18 का बजट, तो आपको याद नहीं है कि इन्होंने क्या किया था? यानी PTE ने जो अपोजिशन में थी, इन्होंने क्या किया? हमने तो उस लेवल तक हम नहीं गए। लेकिन बात यह है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकरीर हमेशा सुनी जाती है। इन्होंने पहली दफ़ा ये पार्लिमानी रवायात को पामाल किया है, ताराज किया है, उसका मजाक उड़ाया है। बजट स्पीच में आपने बहुत गालियां दी और लीडर ऑफ द गालियां देने वाले बुरा भला कहा। स्पीकर बैठा हुआ होता है, स्पीकर का काम है, वो बैठा हुआ होता है। दूसरी बात जो है वो देखें, मेरी बात सुने कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है उसका आप ये किसी मिनिस्टर के साथ मुकाबला ना करें। उसका जो स्टेचर है, उसका जो एक मुकाम है, वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है इनका आपस में मुकाबला करें। देखिए बात यह है कि जो फिनांस मिनिस्टर है उसकी तकरीर जो है अक्सर अपोजिशन नहीं सुनती है। ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। और लेकिन जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोल रहा होता है तो हमने आज तक इस किस्म का। हमीदुल्लाह जान, आपने भी बड़े बजट, तकरीबन 10 बजट तो आपने मेरे सामने सुने हुए हैं। कभी पहले कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? ये कोई अजीब सा प्रेसिडेंट सेट हुआ है और इस किस्म के कहानियां और किस्से जो हैं वो PTI ईजाद करता है। कभी भी नहीं देखा गया है गवर्नमेंट
हमेशा ट्रेजरी बेंच हम्बल रहती है और बड़ा गुजारा करती है। ये काम तो अपोजिशन का होता है, लेकिन ये पहली दफा कोई अनोखा सा काम हुआ है कि उन्होंने जो है शोर शराबा और ये शुरू कर दिया है। पुरानी प्रैक्टिसेस में इसकी मिसाल नहीं है। और जैसे चीमा साहब ने कहा कि इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन की स्पीच में अगर कोई ऐसी बात है गैर इखलाकी, गैर पार्लिमानी, तो स्पीकर किस लिए बैठा है? ये स्पीकर का काम होता है कि ऐसी नहीं कोई सुन रहे चीज थे हो। ना, अपोजिशन ने नहीं सुनी उस दिन तकरीर के दौरान और बहुत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए प्राइम मिनिस्टर के लिए। नहीं, तो स्पीकर किस लिए बैठा है? उसका काम है ना ये। शोर शराबे या ट्रेजरी बेंच का तो काम नहीं है ना कि वो इस्लाह करे। अगर ऑपोजिशन लीडर पार्लिमानी हदूद से बाहर जा रहा है तो स्पीकर बैठा हुआ तो वैसे बिल्कुल अहमद यार हिराज साहब, ये कुछ काम हुकूमत का होता है और हमें याद पड़ता है चीफ विप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और मुझे आज की सूरत हाल देख के खुर्शीद शाह साहब बहुत याद आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है वो हुकूमती बेंचेस को भी हैंडल करते थे और अपोजिशन को भी। आप लोगों की तरफ से कोई इस किस्म की एफर्ट्स नजर नहीं आती हैं कि, क्योंकि ये ओनस तो हुकूमत का ही होता है, चाहे वो उसने अपने मेंबर्स को राम करना हो या फिर अपोजिशन के मेंबर्स को राम करना हो? नहीं, देखिए जी, हुकूमत ही का होता है हमेशा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि हुकूमत हमेशा कोशिश करती है कि माहौल को बेहतर रखे। लेकिन हुकूमत इतनी कोशिश कर करके भी, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर आते हैं हाउस में, तो आपको याद होगा अभी पिछले दिनों भी जो यहाँ पे तूफान मचा पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद, अब वो भी तो मतलब याद रखने की बातें है ना। तो ताली दोनों हाथों से बजती है। माहौल को तो दोनों साइडों को ही बेहतर रखना चाहिए। पार्लियामेंट का जो काम है वो करे, ना कि ये एक इस किस्म के माहौल बना के तो असल इशू से हट के एक दूसरे के ऊपर तानेबाजियों के साथ वक्त गुजारा दे। पार्लियामेंट एक बड़ा मुकद्दस इदारा है और इसका तकद्दस इसी पार्लियामान के मेंबरों ने कायम करना होता है, उनको करना चाहिए। लेकिन अब ये इस वाक़े के अलावा अगर बाकी बातें देखें तो मेरा ख्याल है ऑपोजिशन के जिम्मे ज्यादा चीजें लगती हैं इस माहौल को खराब। चलिए, मैं मानता हूं, लेकिन आज मैं सुन रहा था अली जैदी साहब को एक निजी चैनल पर, वो कह रहे थे कि जी टिट फॉर टैट है, मतलब ये अगर नहीं आएंगे तो हम भी बात नहीं करने देंगे। तो फिर ऐवान तो नहीं चल सकेगा, चाहे आप स्पीकर चैम्बर में कुछ भी मान के आ जाएं, उस पर मतलब अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाए। देखिए ना, स्पीकर चैम्बर में तो जो पार्लियामानी लीडर्स हैं वो सारे अच्छी अच्छी बातें करके आते हैं ना। वहां पे तो कभी किसी ने कोई इस किस्म की बात नहीं की होती, वो पहले से कोई प्लानिंग हो रही है। लेकिन जब हाउस में पहुंचते हैं तो हम तो खुद भी टीवी के जरिए देखते हैं हाउस के अंदर का माहौल। तो वो एक दो लोग होते हैं जो माहौल को खराब करते हैं, फिर सारे उसी पे चल पड़ते हैं। सही, मतलब इसमें कोई डरी भी नहीं है हुकूमत के, मतलब कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कोई ऐसी बात कर देंगे जो जिसका जवाब उनके पास नहीं होगा, ये वजह नहीं है। नहीं, ये तो देखिए, मैं तो पार्लियामेंट में हूं नहीं, मैं इसके ऊपर आपको क्या तबसरा पूरा सुनाऊं। सही, लेकिन माहौल बन इसी तरह का रहा है शुरू से कि जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो अपोजिशन शोर मचाती है, बिल्कुल सही। गवर्नमेंट तो अमल का मुजाहरा करती चली गई है, लेकिन आखिर फिर चले डॉक्टर फरूख सलीम साहब से कमेंट ले लेता हूं ब्रेक से पहले। डॉक्टर साहब, आपने भी देखी होगी आज सारी कार्रवाई, और फिर कोई 5 मेरे ख्याल में बिस्मिल्लाह ही पड़ी थी और कुछ 2-3 जुमले कहे थे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, और उसके बाद जो हुआ आपके सामने हुआ। बजट इस तरह पास हो जाएगा? सुनील साहब, हमारा जो जमहूरी पार्लियामानी निज़ाम है, मैं समझता हूँ कि 2 हैं, एक हुकूमती जमात और साथ में ऑपोजिशन। यहाँ पे सियासत नहीं हो रही है, दोनों तरफ से इंतकाम की सियासत है, नफरत की सियासत है। इसको हम जमहूरी सियासत नहीं कह सकते हैं। और जब तक ये दोनों पहिए जो हैं ये मुल्क को आगे लेके नहीं बढ़ेंगे, जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा मुल्क के अंदर, जो माशी हाल है, जो माशी सिमत है, वो कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकेगी। और मैं समझता हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें इसकी जो ज्यादा जिम्मेदारी है वो पीटीआई के ऊपर आती है, वो हुकूमती जमात के ऊपर आती है। और अभी हमने देखा कि रिसेंटली जो गाली गलोच का सिलसिला है, जो मार पिटाई का सिलसिला है, ये पीटीआई के अंदर ज्यादा पाया जाता है, दूसरी तरफ जो है वो कदरे कम है। साहब ने कितने मतलब सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे अभी पिछले 1-2 हफ्ते पहले की बात है, मतलब इंतहाई सख्त अल्फाज, मैं दोहराना भी नहीं चाहता।
चलें इस पर मजीद बात करते हैं। अभी नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक कर रही है। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, मियां जलील शरकपुरी साहब ने दरख्वास्त दे दी है PMLN के नाराज अरकान की के अलहदा सीटें दे दें। चलिए वो करते रहें, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मैं ज़मीर साहब गुजारिश सुन लें कि PTI के बेशतर अरकान इस वक्त जो हैं अरकान असम्बली, मैं कौमी असम्बली के मेंबरों की बात कर रहा हूँ, उनमें से जिन लोगों को ये एश्योरेंस मिल जाए कि उनको आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून का टिकट मिल जाएगा, वो आज छोड़ने के लिए तैयार है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। चलें मियां, PDM की मतलब तहरीक अभी चलनी है तो ये तो दराड़े पड़ना शुरू होगी, PMLN भी टूट रही है, मतलब होता रहता है। और इधर तो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट भी लगी होगी, जाहिर है PDM की जमातों को तोड़ने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन ये नॉर्मल हालात नहीं कह सकते हैं इनको। जाहिर है अगर कहीं से कोई प्रेशर वगैरह है, वरना ऑल ऑफ अ सडन आज ही बजट के दिन उठ के कहना मुझे अलग सीट कुछ समझ नहीं आती है। नहीं समझ नहीं आती ना। पहले क्यों नहीं तो प्रेशर होगा ना कहीं से। नहीं, मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ तो ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, इनको तो तहफ़्फ़ुज़ात थे कुछ बड़े मियां साहब। मेरा जाती ये ख्याल है कि छोटे मियां साहब बड़े मियां साहब के कहने के अलावा खाना भी नहीं खाते हैं, खाना भी नहीं खाते। सही। अहमद यार हिराज साहब, आपको क्या लगता है कि मतलब उन्होंने जो मियां जलील शरकपुरी साहब ने दरखास्त दी है, उन्होंने कहा है कि जी अपने सीधे हाथ की तरफ जो है हमें नशिस्तें दें, यानी कि गवर्नमेंट बेंचेस के साथ पंजाब। बिल्कुल, वो ये ग्रुप है पंजाब असेंबली में नून लीग के MPs का, और ये वजीर आला से पिछले 2 सालों से कई मरतबा मुलाकातें कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी मिलके गए थे बनीगाला में पिछले साल, और ये टीवी पे भी आया था, अखबारों में भी आया था। ये कई हजरात हैं और ये कई दफा ये मुतालबात कर चुके हैं। अभी भी उन्होंने दोबारा इस चीज का इरादा किया। ये वाज़े तौर पे नून लीग में तोड़ फोड़ का जो अमल है, ये तो अभी मेरा ख्याल है बढ़ेगा आने वाले वक्त। इतलात हैं कि ये ग्रुप जो है नाराज ग्रुप, ये शायद काफ लीग की तरफ जरा थोड़ा सा टिल्ट कर रहा है, इसलिए परवेज लाई साहब को कहा कि जी अपने सीधे हाथ की तरफ रखें हमें। अभी तक तो मैं इस बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन वजीर आला से इनकी मुलाकातें बहरहाल होती रही हैं, और ये PTI के साथ तावन करने को हर तरह से तैयार है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, योर फाइनल कमेंट। मुनीर साहब, इस वक्त सियासी मैदान में जितने भी सियासतदान नजर आ रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन जमात के हों या हुकूमती जमात के हों, वो वोटर्स के लिए कोई चीज सामने नहीं ला रहे हैं। यहाँ पे या तो आपस में इनकी जंग चल रही है ऑपोजिशन की, ऑपोजिशन का जो जिम्मेदारी है टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, वो नहीं कर रहे हैं। हुकूमती जमात की जो जिम्मेदारी है टू कम अप विद पॉलिसीज जिसमें 22 करोड़ पाकिस्तानियों का फायदा हो, वो पॉलिसीज नहीं ला पा रहे हैं, और ऑपोजिशन वाले आर अनेबल टू होल्ड द गवर्नमेंट। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 21 बिल पास करती है हुकूमत, और वो यकीनन बड़ी बात है। सॉरी अहमद यार हिराज साहब, एक क्विकली कमेंट जो इन्होंने कहा कि PTI के MNAs तैयार बैठे हैं टिकट की गारंटी पे। देखें जी, अब जिस तरह डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि अपोजिशन इतनी सीरियस नजर नहीं आती अपना रोल अदा करने पे, अगर MNAs तैयार बैठे हैं तो अपोजिशन तरीके अदम एतमाद क्यों नहीं लेके आती? पीछे जो एतमाद का वोट जब वजीर आज़म ने लिया था, उसको तो अपोजिशन हट के क्यों चुप होके बैठ गई थी? ये तो सिर्फ मफरूजों की बातें हैं। वो आए MNAs को सामने दिखाए ना। अब पंजाब में जो नून लीग के MPs का ग्रुप है, वो तो बड़ी ओपनली अपने आप को ये बात कर रहे हैं, और जैसे अभी आपने कहा कि उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि हमें सीटें अलग करके दें, कौमी असेंबली में तो इस तरह की कोई बात किसी MNA ने नहीं की। ये तो ऐसे ही एक मफरूजे के ऊपर बात है। बाकी जो प्रोग्राम आपने शुरू किया था बजट के ऊपर, मैं उस पर जरूर ये कहना चाहूंगा कि ये इंतहाई बेहतरीन बजट है, और बहुत बेहतरीन सिमत का इसने तयन किया है, और आने वाले वक्त में अवाम को रिलीफ मिलते नजर आएंगे। बाकी एक फूड इन्फ्लेशन की बार बार बात हो रही है, दैट इज अ ग्लोबल इशू। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पिछली मंथ ऑन मंथ 3.5% फूड इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है। इट इज अ ग्लोबल इशू, और पाकिस्तान इस कोरोना की वबा की वजह से इस इशू से बाहर नहीं रह सकता। ये वक्ती तौर पे हालात इस तरह के हैं जो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। सही सही सर, 50 सेकंड सीमा साहब। देखिए, गुजारिश है कि ग्लोबल इशू के बावजूद दुनिया में जितना ये सच्ची बात ये है कि अशियाए खुर्दनोश में जितनी इन्फ्लेशन, जितनी महंगाई हुई है हमारे मुल्क में, किसी मुल्क में इतनी नहीं हुई, किसी मुल्क में नहीं हुई।
विदाउट एनी फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ये कह रहा हूँ कि कोरोना के बावजूद, कोविड-19 के बावजूद दुनिया के किसी मुल्क में अशियाए खुर्द-व-नोश में वो इन्फ्लेशन नहीं हुई जो हमारे मुल्क में हुई है। फरूख साहब की बात पे आऊंगा कि ऑपोजिशन का वो एक्टिव रोल नहीं है। ऑपोजिशन तो बड़ी बुनियादी चीज पे लगी हुई है कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, किसी भी इदारे को उसमें इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर ठीक करेंगे तो आप तीन इलेक्टोरल रिफॉर्म जो आए हैं, बिल जो आए हैं, वो तो बड़े उनको पॉजिटिवली लेना चाहिए ना। तो ये तो ऑपोजिशन पीडीएम बैठ के डिसाइड करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जान आफरीदी, अहमद यार हिराज साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, डॉक्टर फरूख सलीम। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।